हेलो। हाय गाइस। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे मांग तालिका एवं मांग वक्र। मांग तालिका क्या है और मांग वक्र क्या है। मांग की सारणी कैसे होती है। मांग की सारणी वह है जो विभिन्न मूल्यों पर यानी अलग अलग मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा बतलाती है। किसी वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 10 इकाई, 12 इकाई, वो मांगी गई मात्रा को बतलाया जाता है। यदि हम ऐसी सारणी बना लें जिसमें यह प्रदर्शित किया जाए कि जिसमें यह दिखाया जाए कि प्रदर्शित करना यानी दिखाना किसी समय विशेष पर बाजार में विभिन्न मूल्यों पर यानी अलग अलग मूल्यों पर कितनी कितनी मात्राओं में मांग होती है। अलग अलग मूल्यों पर कितनी कितनी मात्राओं में मांग होती है। यानी 4 रुपये में 12 इकाइयाँ, 6 रुपये में 10 इकाइयाँ, इस तरीके से कितनी कितनी मात्राओं में मांग होती है। तो ऐसी सारणी को क्या कहा जाता है, मांग सारणी कहते हैं। तो ऐसी सारणी को क्या कहा जाता है, मांग सारणी कहते हैं। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार, अब प्रोफेसर बेनहम एक अर्थशास्त्री हैं, इनके अनुसार एक निश्चित समय पर, एक निश्चित टाइम पर, ये नहीं कि एक घंटे पहले, 2 घंटे पहले, ये नहीं कि एक सामान आज खरीद रहे हैं, मन अभी हो रहा है, ले रहे हैं 10 साल बाद। एक निश्चित समय होना चाहिए उसके लिए। एक निश्चित समय पर किसी बाज़ार में दी हुई वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, बाज़ार में वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हैं, दी हुई वस्तु की विभिन्न कीमतों पर यानी अलग अलग कीमतों पर जितनी बिक्री होती है, यदि उसे एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाए, एक सारणी बना ली जाए, तो वह मांग तालिका कहलाती है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार एक निश्चित समय पर किसी बाजार में दी हुई वस्तु की विभिन्न कीमतों पर यानी अलग अलग कीमतों पर जितनी बिक्री होती है, यदि उसे एक तालिका के रूप में, एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो वह मांग तालिका कहलाती है। निम्नलिखित तालिका में एक कल्पित मांग सारणी का निर्माण इस प्रकार किया जा सकता है। अब आइए हम आप लोग को तालिका दिखाते हैं। तालिका के माध्यम से हम आप लोग को समझाएंगे कि किस तरीके से एक तालिका के द्वारा वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग सूची को दर्शाया गया है। ये रही तालिका। तालिका मांग सारणी की मांग सूची। तालिका है मांग सारणी की मांग सूची। मांग सूची एक्स वस्तु की कीमत रुपए में, एक्स वस्तु की इकाइयाँ, एक्स वस्तु की मांग इकाइयों में, एक्स वस्तु की कीमत रुपए में, एक्स वस्तु की मांग इकाइयों में। 4 रुपये पर 12 इकाइयाँ, 6 रुपये पर 10 इकाइयाँ, 8 रुपये पर 8 इकाइयाँ, 10 रुपये पर 6 इकाइयाँ, 12 रुपये पर 4 इकाइयाँ खरीदी जा रही हैं। यहाँ पर खरीदी जा रही हैं। इस तरीके से हम इस सारणी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि मांग तालिका किस तरीके से मांग सूची को बनाया जाता है। मांग सूची के बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे मांग वक्र। मांग वक्र है क्या, जब किसी वस्तु की विभिन्न मांग मात्राओं, जब किसी वस्तु की विभिन्न मांग मात्राओं यानी अलग अलग मांग मात्राओं और उनसे संबंधित मूल्यों को, अलग अलग मांग की मात्राएं जो हैं और उससे संबंधित जो मूल्य हैं, उसको रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जाता है, तो इनसे निर्मित रेखा को मांग वक्र कहा जाता है। अभी हमने आप लोग को बताया मांग सारणी या मांग तालिका किसे कहते हैं। उसके बाद अगला हम आप लोग को पढ़ाते हैं कि मांग वक्र, जब किसी वस्तु की विभिन्न मांग मात्राओं यानी अलग अलग मांग, कभी 6 इकाई की मांग की जा रही, कभी 10 इकाई की मांग की जा रही, कभी 12 इकाई की मांग की जा रही है, और उनसे संबंधित मूल्यों को रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जाए, एक रेखा के द्वारा जब प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो इसे निर्मित रेखा को मांग वक्र कहा जाता है। मांग वक्र कहा जाता है। अब अगला है प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार लिखा है कि मांग सारणी का चित्रीकरण ही मांग रेखा कहलाती है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा है कि मांग सारणी का चित्रीकरण, मांग सारणी जो है जब उसको चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है तो वही मांग सारणी कहलाती है।
मांग वक्र मूल्यों और उससे संबंधित मांग की मात्राओं को, मांग वक्र जो है मूल्यों और उससे संबंधित मांग की जो मात्राएं हैं उसको रेखाचित्र के माध्यम से व्यक्त करती है। उपरोक्त तालिका को हम इस रेखाचित्र द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। डी रेखा है, एक्स वस्तु के लिए मांग वक्र कहलाती है। डी यानी डिमांड रेखा, डी यानी डिमांड रेखा ही मांग वक्र कहलाती है। डी रेखा जो है उसे ही मांग वक्र कहते हैं। अब आगे हम आप लोग को चित्र दिखाते हैं। चित्र है, चित्र को हम आप लोग को आगे अब दिखाते हैं। चित्र के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मांग रेखा है क्या। अब देखो यहाँ पे है ये एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की मात्रा इकाइयों में, एक्स वस्तु, और ये डी है जो डी ये मांग वक्र है। चित्र में एक्स वस्तु की कीमत है, कीमत पे दिया गया है ये कीमत है, और ये वस्तु की मात्रा, वस्तु की इकाइयाँ हैं। वस्तु की कीमत है 2 इकाई, 4 इकाई, 6 इकाई, 8 इकाई, 10 इकाई, 12 इकाई। और वस्तु की मात्रा इकाइयों में है 2 इकाई, 4 इकाई, 6 इकाई, 8 इकाई, 10 इकाई, 12 इकाई। इन सबको जहाँ पर संतुलन बिंदु है ए बी सी डी ई, ये एक मांग वक्र खींचा गया है। ये ए पर संतुलन, बी पर संतुलन, सी पर संतुलन, डी पर संतुलन, ई पर संतुलन हो रहा है। और डी जो है वो मांग वक्र है। अब आप लोग को आगे बताते हैं। डी यही मांग रेखा या मांग वक्र है। यदि किसी वस्तु की मांग तालिका में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा, किसी एक उपभोक्ता के द्वारा, मांग तालिका अभी हमने आपको दिखाया, मांग तालिका में एक व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति के द्वारा, उपभोक्ता द्वारा विभिन्न मूल्यों की मांगी गई मांग को दिखाया गया है, तो वह मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। किसी एक व्यक्ति की मांग तालिका, एक व्यक्ति भिन्न भिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न कीमतों को भिन्न भिन्न वस्तुओं को खरीदता है, तो वह व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। किसी वस्तु के लिए बाजार मांग तालिका सभी उपभोक्ताओं की मांग को जोड़कर बनाई जा सकती है। किसी वस्तु के लिए बाजार मांग तालिका जो है सभी उपभोक्ताओं की मांग को जोड़कर बनाई जा सकती है। जितने उपभोक्ता हैं, 2 उपभोक्ता, 4 उपभोक्ता, 10 उपभोक्ता अगर खरीद रहे हैं, 100 उपभोक्ता कुछ, तो सबको जोड़ करके बाजार मांग तालिका इसी प्रकार से जोड़ करके बनाई जा सकती है। किसी वस्तु की बाजार मांग तालिका उसमें उपस्थित व्यक्तिगत क्रेताओं की, यानी एक व्यक्तिगत क्रेता जो है उसकी मांग तालिका का योग मात्र होती है। सबको जोड़ दिया जाता है। योग करना यानी जोड़ दिया जाता है। अब अगला है मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम आप लोग को हम बताते हैं। मांग का नियम एक वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु की मांग के संबंध को प्रकट करता है, स्पष्ट करता है। मांग का नियम एक वस्तु की कीमत क्या है तथा उस वस्तु की मांग के संबंध को स्पष्ट करता है। एक वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग का जो संबंध है उसको स्पष्ट करता है। मांग का नियम यह बताता है कि ऊंची कीमतों पर मांग कम होती है तथा कम कीमत पर मांग अधिक होती है। ऊंची कीमतों पर मांग कम होती है, जब कीमत ज़्यादा रहेगी तो मांग कम होगी तथा कीमत कम रहेगी तो मांग ज़्यादा होगी। इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। इस तरह मूल्य एवं मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी उल्टा संबंध पाया जाता है। मूल्य और मांग में विपरीत संबंध यानी उल्टा संबंध पाया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि अन्य बातें समान रहें, अन्य बातों को जब समान रखा जाए तो अधिक मूल्य पर किसी वस्तु विशेष की कम मात्रा खरीदी जाएगी। जब मूल्य अधिक है, अधिक मूल्य पर किसी वस्तु विशेष की कम मात्रा खरीदी जाएगी और कम मूल्य पर उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाएगी। जब कीमत ज़्यादा रहेगी तो मांग कम होगी, कीमत कम रहेगी तो मांग ज़्यादा होगी। अब अगला है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार।
प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की अधिक मात्राओं की बिक्री के लिए उसके मूल्य में कमी होनी चाहिए। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की अधिक मात्राओं की बिक्री के लिए उसके मूल्य में कमी होनी चाहिए, मूल्य कम रखना चाहिए ताकि उसके अधिक विक्रेता मिल सकें। दूसरे शब्दों में मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है। जब मूल्य गिरा रहेगा, मूल्य कम रहेगी तो मांग बढ़ जाएगी, और मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है। प्रोफेसर मार्शल का ये परिभाषा है। अगला है प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार, यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातों के यथास्थिर रहने पर, ढेर सारी मात्रा प्रस्तुत की जाए, ढेर सारी क्वांटिटी में रखा जाए मात्रा में, तो अन्य बातों के यथास्थिर रहने पर, यानी कीमत बढ़े या घटे, वह ऐसा नहीं है, वो स्थिर रहे, तो वह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। यानी ढेर सारी मात्रा है तो वह कम मूल्य पर ही बेची जाएगी। अगर वस्तुएं कम हैं तो ऊंची कीमत पर बेची जा सकती हैं। मेयर्स का कहना है, अब अगली परिभाषा आप लोग को हम मेयर्स की परिभाषा बताते हैं। मांग की समान परिस्थितियों के अंतर्गत मेयर्स का कहना है कि मांग की समान परिस्थितियाँ, मांग अगर समान है, सब एक बराबर इकाइयों की मांग कर रहे हैं, एक समान मांग है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, उसके अंतर्गत किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा में कीमत की विपरीत दिशा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है। कीमत घट भी सकती है, कीमत बढ़ भी सकती है, विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा। किसी वस्तु की अधिक मात्रा रहेगी तो कीमत सस्ती हो जाएगी, किसी वस्तु की ढेर सारी मात्रा रहेगी तो कीमत सस्ती हो जाएगी, किसी वस्तु की कम मात्रा रहेगी, बाजार में कम मात्रा रहेगी तो कीमत अपने आप महंगी हो जाएगी। ये मेयर्स का कहना है। अब इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के विपरीत संबंध को बताता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मांग का जो नियम है वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के विपरीत संबंध को बताता है, यानी उल्टा संबंध बताता है। मांग अधिक होगी तो कीमत बढ़ जाएगी, मांग कम होगी तो कीमत घट जाएगी। अन्य बातें स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, कीमत अधिक ऊंची है तो उसकी मांग कम हो जाएगी। ज़्यादा कीमत पर लोग वस्तुएं खरीदना कम पसंद करेंगे, उसकी मांग अपने आप कम हो जाएगी। तथा उसकी कीमत जब कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। जब कीमत कम रहेगी तो उसकी मांग अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यहाँ स्पष्ट है कि मांग का नियम केवल अन्य बातें समान रहने के संदर्भ में ही लागू होगा। अन्य बातें, अन्य परिस्थितियाँ, अन्य मान्यताएं जो है उसकी वो स्थिर रहे, समान रहे, ये नहीं कि मान्यताओं में परिवर्तन किया जाए, तब ऐसे ये नियम लागू नहीं होगा। अन्य शब्दों में नियम के लागू रहने के लिए निम्नलिखित मान्यताएं महत्वपूर्ण हैं। अब कौन कौन सी मान्यताएं हैं, अब इसकी मान्यताओं को हम बताते हैं। मान्यताएं हैं, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। नंबर 1 है उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता जो उपभोग कर रहा है, जो खा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसकी इनकम जो है वो, उसकी आय जो है वो स्थिर रहती है। नंबर 2 है उपभोक्ता की रुचि, यानी उसकी पसंद, आदत और प्रचलित फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सब मान्यताएं हैं इसकी, प्रचलित फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 3 स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थानापन्न वस्तु की जो कीमत है, चाय के स्थान पर कॉफ़ी, कॉफ़ी के स्थान पर चाय, या अन्य कोई वस्तु जो है स्थानापन्न वस्तु, उसकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कीमतें सबकी समान रहती हैं। इस मान्यताओं को मानकर इसमें चला गया है। नंबर 4 वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु बाजार में नहीं होती है। कोई स्थानापन्न वस्तु बाजार में ये नहीं कि चाय के स्थान पर कॉफ़ी और कॉफ़ी के स्थान पर चाय का इस्तेमाल किया जाने लगे, नहीं तो जिसकी कीमत सस्ती रहेगी लोग उसको इस्तेमाल करने लगेंगे। तो इसमें इसकी मान्यताएं हैं कि कोई स्थानापन्न वस्तु बाजार में नहीं होती है। नंबर 5 है भविष्य में वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना नहीं रहती, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि वस्तु भविष्य में दुर्लभ हो जाएगी, कठिनाई से मिलने लगेगी। नंबर 6 है वस्तु जिसकी मांग का अध्ययन किया जा रहा है। प्रतिष्ठा रक्षक नहीं है, यानी कि वो प्रतिष्ठा रक्षक नहीं है।
जिसकी मांग का अध्ययन किया जा रहा है। उपभोक्ता आपस में प्रतियोगिता करते हैं, जो उपभोक्ता हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं। अभी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कंपटीशन करते हैं, कौन सी वस्तु कम कीमत पर है, कौन सी वस्तु कम कीमत पर अच्छी मिल रही है, कौन सी वस्तु ज़्यादा कीमत है फिर भी वो महंगी मिल रही है। कंपटीशन करते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उपभोक्ता आपस में प्रतियोगिता करते हैं। अब अगला टॉपिक है मांग में विस्तार तथा संकुचन। मांग में विस्तार तथा संकुचन एवं मांग में वृद्धि तथा कमी क्या है? मांग में विस्तार तथा संकुचन, मांग में वृद्धि तथा कमी। अब हम आप लोग को इसके बारे में बताते हैं। मांग में विस्तार तथा संकुचन, मांग में वृद्धि तथा कमी। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल एक अर्थशास्त्री हैं जिनके अनुसार मांग में विस्तार अथवा संकुचन, मांग में विस्तार अथवा संकुचन केवल कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग में विस्तार अथवा जो संकुचन है केवल कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होते हैं। कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कीमत में कभी कम हो रही, कभी कीमत ज़्यादा हो रही, कभी वस्तु, तो इसके परिणाम स्वरूप होता है विस्तार और संकुचन। अर्थात कीमत के बढ़ने पर मांग का संकुचन हो जाता है। जब कीमत बढ़ जाएगी तो मांग अपने आप संकुचित हो जाएगी, कम हो जाएगी, तथा कीमत के कम होने पर जब कीमत कम हो जाती है तो मांग का विस्तार हो जाता है। लोग बाज़ार में अधिक वस्तुओं की मांग करने लगते हैं। इस स्थिति में हम एक मांग वक्र को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा सकते हैं। हम मांग वक्र जो है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा सकते हैं। मांग में वृद्धि अथवा कमी, अगला टॉपिक है मांग में वृद्धि अथवा कमी उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप नहीं होती। मांग में वृद्धि अथवा कमी, मांग में जो वृद्धि होती है अथवा कमी होती है उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नहीं होती है। यानी जो वृद्धि या कमी होती है वो कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नहीं होती है। कीमत बढ़ रही है या कीमत घट रही है तो मांग में वृद्धि अथवा कमी होगी, बल्कि अन्य बातों में परिवर्तन होने, जो अन्य उसकी शर्तें हैं, अन्य उसकी मान्यताएं हैं, उसमें परिवर्तन होने, जैसे आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अगर आय बढ़ रही है या आय घट रही है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत संपूर्ण मांग में विवर्तन हो जाता है। संपूर्ण मांग जो है, जो कुल मांग है उसमें विवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अगला टॉपिक है नंबर 1 मांग में विस्तार। मांग में विस्तार, मांग में विस्तार किसे कहते हैं? अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें किसे कहा जाता है? मान्यताओं को, यानी जो उसकी मान्यताएं हैं, जो उसकी शर्तें हैं वो समान रहें। जब केवल कीमत में कमी के कारण, अगर कीमत में कमी हो जा रही वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, जब कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं। अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण कीमत कम हो जा रही तो वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। इसे चित्र में दर्शाया गया, चित्र हम आप लोग को दिखाते हैं बैक करके। मांग का विस्तार का चित्र हम आप लोग को दिखाते हैं। ये है मांग में विस्तार। मांग में विस्तार का ये चित्र है। देखिए, जब यहाँ पर इधर कीमत को दर्शाया गया, इधर मांग में विस्तार यानी मांग की मात्रा को। जब कीमत ओ से पी तक रहती है, जब कीमत ओ से पी तक रहती है तब हमारा मांग जो है ओ क्यू रहता है, मांग हमारा ओ क्यू रहता है। जब कीमत घटकर पी से P1 हो जाती है तो मांग बढ़कर क्यू से ओ क्यू1 हो जाती है। इसे DD रेखा से दर्शाया गया है। ए और बी जो है वो संतुलन बिंदु है। इस तरीके से मांग का विस्तार को दर्शाया गया है। अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जा रही, कीमत OP से घटकर OP1 हो गई है, तब मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो गई है। इस चित्र के माध्यम से हम आप लोग को बता रहे हैं। अब आगे हम आप लोग को बताते हैं। मांग में विस्तार। मांग में विस्तार हम उसी मांग वक्र पर, यानी उसी जो मांग वक्र दिखाया गया है उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं। ऊपर से नीचे हम आ जा रहे हैं, OP से OP1 आ जा रहे हैं कीमत में, तो मांग की मात्रा, मांग जो है वो बढ़ जा रही है।
ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। मांग वक्र डी पर ए बिंदु से बी बिंदु की ओर गतिमान होना। ए बिंदु से हम नीचे बी बिंदु की ओर चले आ रहे हैं। यही कीमत के कम होने पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है। जब कीमत कम हो रही है तो वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जा रही है। इसमें इस तरीके से मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिर रहा है। डी डिमांड वक्र चित्रानुसार हम आप लोग को बता सकते हैं कि ये जो है ओ पी जो है ये प्रारंभिक कीमत ओ पी, प्रारंभिक मांग ओ क्यू। प्रारंभिक कीमत जो है बराबर ओ पी, प्रारंभिक मांग जो है ओ क्यू। परिवर्तित कीमत कमी ओ पी वन, परिवर्तित कीमत कमी ओ पी वन। परिवर्तित मांग जो वृद्धि हो रही है, मांग में वृद्धि बराबर ओ क्यू वन, यानी कि मांग विस्तार। ओ क्यू वन यानी कि मांग विस्तार हो रहा है। अब आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि क्या है? मांग में वृद्धि किसे कहते हैं? मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि जब कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से। मांग में वृद्धि किसे कहते हैं? जब कीमत के अतिरिक्त, कीमत के अलावा किन्हीं अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा, किन्हीं अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा, उसी कीमत पर अथवा ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। उसी कीमत पर उसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाए, कीमत सेम है, कीमत चाहे ऊंची हो चाहे नीची हो, वस्तु की अधिक मात्रा जब खरीदी जाती है तो उसे ही मांग में वृद्धि कहते हैं। इसे चित्र के द्वारा दिखाया जाता है और चित्रानुसार इसे हम आप लोग को समझाएंगे। अब हम आप लोग को बैक करके दिखाते हैं। मांग में वृद्धि। अब देखिए इस चित्र में हम आप लोग को समझाते हैं। इस चित्र में हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए इधर कीमत को दर्शाया गया है, इधर वस्तु की मांग को दर्शाया गया है। इधर कीमत को दर्शाया गया है, इधर वस्तु की मांग को दर्शाया गया है। जब वस्तु की कीमत ओपी है, जब वस्तु की कीमत ओपी है तब वस्तु की मांग ओ क्यू है। लेकिन वस्तु की कीमत फिर भी कीमत में वृद्धि नहीं होती, फिर भी मांग ओ क्यू वन हो जाती है। पहला संतुलन ए बिंदु पर है, दूसरा संतुलन बी बिंदु पर है। और डी जो है वो मांग वक्र है। डी वन भी नया मांग वक्र है। इसमें जब वस्तु की कीमत सेम है लेकिन वस्तु की मांग में वृद्धि हो जा रही है, इसे ही वस्तु की मांग में वृद्धि कहा जाता है। मांग वृद्धि में उपभोक्ता ऊंचे मांग वक्र पर विवर्तित हो जाता है। ऊंचे मांग वक्र यानी डी से डी वन पर विवर्तित हो जा रहा है। चित्रानुसार हम आप लोग को समझाते हैं। ऊंचे मांग वक्र चित्रानुसार प्रारंभिक मांग वक्र डी पर, चित्रानुसार हम आप लोग को समझा रहे हैं कि चित्रानुसार प्रारंभिक मांग वक्र जो है वो डी है। वस्तु की कीमत ओपी, वस्तु की कीमत ओपी, वस्तु की मांग ओ क्यू, वस्तु की कीमत ओपी, वस्तु की मांग ओ क्यू। परिवर्तित मांग वक्र ऊंचे डी वन पर, परिवर्तित मांग वक्र ऊंचे डी वन पर वस्तु की कीमत बराबर ओपी, कीमत फिर भी ओपी है, वस्तु की मांग ओ क्यू वन, फिर भी मांग उसकी बढ़ जा रही है। स्पष्ट है कि एक ही कीमत पर, इस चित्र के द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि एक ही कीमत स्तर पर ओपी पर मांग में वृद्धि ओ क्यू वन भी है माइनस ओ क्यू, यानी क्यू वन, क्यू और क्यू वन, ये दो क्यू से लेकर क्यू वन तक की वृद्धि हो रही है। इसे मांग में वृद्धि कहा जाएगा। अर्थात क्यू वन के बराबर मांग में वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि उपभोक्ता का प्रारंभिक बिंदु ए से बी की ओर विवर्तित हो जाता है, यानी ए से बी की तरफ वो विवर्तित हो जा रहा है, खिसक जा रहा है। अब आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे मांग का संकुचन। मांग का संकुचन किसे कहते हैं? मांग का संकुचन क्या है? मांग का संकुचन से क्या आशय है?
मांग का संकुचन। अन्य बातें समान रहने पर यानी उसकी जो मान्यताएं हैं वो समान रहें, जब केवल कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है। कीमत में जब वृद्धि हो रही है तो वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। मांग का संकुचन किसे कहते हैं, आप लोग को समझ में आया? तो मांग का संकुचन चित्र और चित्रानुसार हम आप लोग को समझाते हैं आगे। मांग का संकुचन। अब देखिए यहाँ पर यह है कीमत, P1 कीमत है और Q ये वस्तु की मांग है। यहाँ मांग का संकुचन दिखाया गया है। D और D मांग वक्र है। पहले संतुलन A बिंदु पर था, फिर बाद में घट करके B बिंदु पर चला गया। जब कीमत OP थी तब मांग OQ थी यानी अधिक थी। जब कीमत बढ़ करके OP1 हो गई तो मांग घट गई, QQ1 हो गई। तब मांग घट करके QQ1 हो गई। तब संतुलन बिंदु हमारा चेंज हो गया, ये घट करके कम हो गया। पहले OQ था, बाद में OQ1 हो गया। अब अगला हम आप लोग को बताते हैं सारणी के माध्यम से। मांग का संकुचन ही एक मांग वक्र पर होता है। मांग का संकुचन जो है वो एक ही मांग वक्र पर होता है। इसे चित्र में दर्शाया गया है। चित्र का प्रारंभिक कीमत जो है वो OP है। प्रारंभिक कीमत बराबर OP। प्रारंभिक कीमत बराबर क्या है? OP है। OP से जब प्रारंभिक मांग जो है वो OQ है। प्रारंभिक कीमत OP, प्रारंभिक मांग OQ। प्रारंभिक कीमत बराबर OP, प्रारंभिक मांग बराबर OQ। परिवर्तित कीमत या बढ़ी हुई कीमत जो बदल करके OP1 हो गई है। परिवर्तित मांग जो है वो मांग घट करके घटी हुई बराबर OQ1 यानी मांग का संकुचन हो गया है। अब अगला टॉपिक है चौथा, मांग में कमी। इसको भी चित्र और चित्रानुसार हम आप लोगों को समझाएंगे। चित्र और चित्रानुसार। मांग में कमी, जब कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा अथवा नीची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है। मांग में कमी, जब कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा अथवा नीची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। यानी कीमत सेम रहे, उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा और अपने आप मात्रा घट करके भी Q1 हो जा रही है तो इसे मांग में कमी कहते हैं। अब इसका भी चित्र हम आप लोग को दिखाते हैं। ये है मांग में कमी। इसमें चित्र की सहायता से दिखाया गया है। मांग में कमी, जब प्रारंभिक कीमत, वस्तु की इधर कीमत दिखाई गई, इधर वस्तु की मांग दिखाई गई है। इधर वस्तु की ये नीचे मांग दिखाई गई है। जब कीमत OP है तब मांग OQ है, लेकिन मांग अपने आप उसी कीमत पर घट करके Q1 हो गई है। पहले मांग वक्र A बिंदु पर संतुलन में था, बाद में घट करके B बिंदु पर, पहले A बिंदु पर संतुलन में था, बाद में B बिंदु पर संतुलन में आ गया है। D जो है वो मांग वक्र है, बाद में घट करके D1 पर संतुलन में आ गया है, यानी कि इसे मांग में कमी कहा जाता है।
मांग में कमी या मांग का संतुलन कहा जाता है। चित्रानुसार प्रारंभिक मांग वक्र डी पर था। वस्तु की कीमत ओपी थी। प्रारंभिक मांग वक्र डी पर वस्तु की कीमत बराबर ओपी। वस्तु की मांग ओक्यू थी। परिवर्तित मांग वक्र डी1 पर वस्तु की कीमत जब ओपी हो गई, वस्तु की मांग ओक्यू1 घट करके हो गई। इससे स्पष्ट है कि एक ही कीमत स्तर पर ओपी पर मांग में कमी बराबर ओक्यू माइनस ओक्यू1 बराबर क्यू1। ये जो क्यू से लेकर के क्यू1 तक का गैप है, ये मांग में कमी को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात क्यू1 के बराबर मांग में कमी यह स्पष्ट करती है कि उपभोक्ता डी मांग वक्र से डी1 मांग वक्र पर विवर्तित हो जाता है। डी से घट करके डी1 पर विवर्तित हो जा रहा है, यानी कि मांग में कमी हो जा रही है। अब अगला टॉपिक है मांग वक्र के खिसकने का कारण। मांग वक्र क्यों खिसकता है? खिसकने के क्या कारण है? मांग वक्र का ऊपर की ओर खिसकना, मांग वक्र का नीचे की ओर खिसकना, मांग वक्र का खिसकने का कारण क्या है? अब हम आप लोग को इसके बारे में बताते हैं। मांग वक्र के खिसकने के कारण का है मांग वक्र का ऊपर की ओर खिसकना। ऊपर की ओर क्यों खिसकता है मांग वक्र ऊपर की ओर खिसकना। नंबर 1 है उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि। जब उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी तो उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के कारण मांग वक्र खिसक जाता है। नंबर 2 स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। जो स्थानापन्न वस्तु है, जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी, कॉफ़ी के स्थान पर चाय, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो जिस चीज़ की कीमत कम रहेगी लोग उसकी तरफ खिसक जाएंगे। उपभोक्ताओं की रुचि यानी पसंद, रीति रिवाज में परिवर्तन। उपभोक्ताओं की रुचि, पसंद और रीति रिवाज में परिवर्तन के कारण। अगला है नंबर 4 उपभोक्ताओं की आय तथा संपत्ति में वृद्धि। जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी, उसकी संपत्ति में, उसकी प्रॉपर्टी में वृद्धि हो जाएगी। नंबर 5 भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। अगर वस्तु की भविष्य में कीमत बढ़े, जैसे सोने का दाम जब बढ़ रहा है तो लोग पहले ही शादी ब्याह के लिए खरीद लेते हैं, तो भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। नंबर 6 है पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी। उसके लिए भी लोग मांग वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। मांग वक्र का नीचे की ओर खिसकना अगला है। मांग वक्र का नीचे की ओर खिसकना यानी मांग में कमी क्यों होती है? ये है उपभोक्ताओं की संख्या में कमी। अगर उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होगी तो मांग वक्र नीचे खिसक जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं। संख्या में कमी हो जाएगी तो मांग वक्र खिसक करके नीचे चला आएगा, उपभोक्ताओं की संख्या में कमी। नंबर 2 स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी होगी तभी लोग कम खरीदेंगे स्थानापन्न वस्तु की। उपभोक्ताओं की रुचि, पसंद, रीति रिवाज आदि में प्रतिकूल परिवर्तन। यानी कि उपभोक्ताओं की रुचि अगर बदल गई, पसंद बदल गई, रीति रिवाज बदल गए, एक ही फैशन, एक ही ट्रेंड बार बार पहनते एक ही चीज़ इस्तेमाल करते इंसान ऊब जाता है, तो उसमें चेंजिंग लाता है। तो उसमें भी अगर प्रतिकूल परिवर्तन हो तो भी मांग वक्र में कमी आ जाएगी। मांग में कमी। उपभोक्ताओं की आय तथा संपत्ति में कमी। अगर लोग कोई परेशानी आ गई, उपभोक्ताओं की आय कम हो गई, कम आय हो रही है, जैसे कोरोना काल में लोग की आय कम हो गई तो लोग कम खरीदने लगे थे सामान, लोग केवल अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदते थे, अपनी आय के हिसाब से ही। तो संपत्ति में कमी, कोई बीमारी आ गई, भविष्य में कीमत कम होने की संभावना। अगर लोग सोचते हैं भविष्य में कीमत इस वस्तु की कम हो जाएगी तो सोचते हैं चलो भविष्य में खरीदेंगे। जैसे अभी सर्दी के काल में लोग जैसे स्टार्टिंग में आलू, मटर, प्याज के दाम अधिक रहते हैं, जैसे मार्केट में आ जाती है, पहले बाहर से आता था दाम अधिक रहते थे, जब मार्केट में आ जाएगी अपने यहाँ की तो तो कीमत कम हो जाएगी, तो भविष्य में कीमत कम होने की संभावना। पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। जब पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो उसके लिए भी
मांग कम हो जाएगी, मांग में कमी, मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा। मांग को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। हमारी मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? हमारी मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। वस्तु का मूल्य प्रभावित करता है। नंबर 1, वस्तु का मूल्य। उपभोक्ता की आय। किसी वस्तु की मांग को वस्तु का मूल्य प्रभावित करता है। मूल्य अधिक होगा तो वस्तुएं कम खरीदी जाएंगी, मूल्य कम है तो वस्तुएं अधिक ही खरीदी जाएंगी। उपभोक्ता की आय। आय अगर कम है तो वस्तुएं कम खरीदेगा, आय अगर अधिक है तो वस्तुएं अधिक खरीदेगा। समाज में धन का वितरण। समाज में धन का अगर असमान वितरण है तो गरीब लोग कम खरीदेंगे, अमीर लोग अधिक खरीदेंगे। जनसंख्या। जनसंख्या के भी मांग को प्रभावित करने वाला एक तत्व है। जनसंख्या अगर अधिक है तो लोग वस्तुओं की मांग अधिक करेंगे, जनसंख्या अगर कम है तो वहाँ पर वस्तुओं की मांग कम होगी। भविष्य में मूल्य परिवर्तन की प्रत्याशा। भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होगा, जैसे सोने के दाम में भविष्य में अधिक मूल्य बढ़ जाएगा तो लोग पहले ही खरीद के रख लेंगे, ये भी मांग को प्रभावित करता है। उपभोक्ता की रुचि तथा अधिमान। जैसे एक ही ट्रेंड बार बार पहनते पहनते एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते करते इंसान ऊब जाता है तो उसकी रुचि भी बदल जाती है, तो ये भी मांग को प्रभावित करता है। नए तरीके की वस्तु का इस्तेमाल करना चाहता है। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। सातवां है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। अगर भविष्य में वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ जाएंगी, जैसे चाय है और कॉफ़ी है, अगर चाय का मूल्य बढ़ जाएगा तो कॉफ़ी इस्तेमाल करेगा, कॉफ़ी का मूल्य बढ़ जाएगा चाय इस्तेमाल करेगा। या जैसे बाइक और पेट्रोल का मांग बढ़ जाएगा, लोग बाइक कम खरीदना पसंद करेंगे। या बाइक अगर सस्ती हो गई, पेट्रोल का मांग अधिक है तब भी। तो व्यापार चक्र अगला पॉइंट है। व्यापार चक्र। व्यापार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी मंदी आती है कभी तेज़ी आती है, तो व्यापार चक्र भी मांग को प्रभावित करने वाला एक तत्व है। मौसम एवं जलवायु। ठंडी के मौसम में ऊनी कपड़े अधिक खरीदे जाएंगे, गीजर का इस्तेमाल, हीटर का इस्तेमाल अधिक होगा, और गर्मी के मौसम में एसी का इस्तेमाल अधिक होगा। मौसम एवं जलवायु भी मांग को प्रभावित करने वाला एक तत्व है। सरकारी नीति। सरकार भिन्न भिन्न नीतियाँ भी बनाती हैं, सरकारी नीतियाँ भी मांग को प्रभावित करने वाला एक तत्व है। अगला टॉपिक है मांग का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत। मांग का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत। सैमुअल्सन का प्रकटित अधिमान सिद्धांत। सैमुअल्सन एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने क्या दिया, एक प्रकटित अधिमान सिद्धांत दिया। व्यवहारवादी क्रम संख्यावाचक विश्लेषण है। व्यवहारवादी क्रम संख्यावाचक विश्लेषण है। ये एक व्यवहारिक विज्ञान है जो हिग्स तथा एलन के अंतर्दर्शी उसको ध्यान में रखकर क्रम संख्या विश्लेषण से भिन्न है। हिग्स और एलन के सिद्धांत से सैमुअल्सन का सिद्धांत जो है वो भिन्न है। ये सिद्धांत विभिन्न कीमत आय स्थितियों में उपभोक्ता को व्यवहार को आधार मानकर उपभोक्ता की मांग की व्याख्या करता है। यानी कि उपभोक्ता कैसा व्यवहार करता है उसको आधार मान करके उपभोक्ता की मांग की व्याख्या करता है। इस प्रकार हिग्स और मार्शल ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिनका सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है अथवा आत्म परीक्षण सिद्धांत की तुलना में सैमुअल्सन का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत जो है उपभोक्ता की मांग की व्यवहारात्मक व्याख्या करता है। सैमुअल्सन का जो सिद्धांत है उद्घाटित अधिमान सिद्धांत, वो उपभोक्ता की मांग की व्यवहारात्मक व्याख्या करता है, एक व्यवहारिक व्याख्या है, व्यवहारिक सिद्धांत है। प्रोफेसर सैमुअल्सन का जो सिद्धांत है, सैमुअल्सन के अनुसार उद्घाटित अधिमान सिद्धांत 4 मान्यताओं पर आधारित है। कितनी मान्यताओं पर? प्रोफेसर सैमुअल्सन का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत 4 मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1, उपभोक्ता द्वारा एक संयोग का चुनाव। नंबर 1, उपभोक्ता द्वारा एक संयोग बिंदु का चुनता है, उस संयोग के प्रति उसके अधिमान को प्रकट करता है, उस संयोग के प्रति उसका क्या अधिमान रहेगा उसको प्रकट करता है। नंबर 2, दी हुई आय रेखा पर
जो आय रेखा दी गई है, किसी की आय 10,000 है, किसी की 20,000, किसी की 1,00,000, तो दी हुई आय रेखा पर कि उपभोक्ता केवल एक संयोग का चुनाव करता है। एक चीज़ को खरीदने के लिए एक संयोग, एक बिंदु का चुनाव करता है, अर्थात सापेक्ष कीमतों में, उसी के सापेक्ष कीमतों में कोई भी परिवर्तन जो वह खरीदता है उसमें सदैव परिवर्तन लाएगी। जो वह खरीदता है उसमें परिवर्तन, उसकी सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन उसमें सदैव परिवर्तन लाएगी। नंबर 3 है उपभोक्ता का चुनाव जो है, जो उपभोक्ता है, जो उपभोग करना चाहता है, वस्तुओं को खरीदना चाहता है, उसका चुनाव जो है सशक्त आदेश पर आधारित है। वो सशक्त आदेश देता है, सख्ती से आदेश करता है कि मैं ये चीज़ खरीदूंगा। नंबर 4 है किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता के अधिमान से। किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के अधिमान से संबंधित दो अवलोकनों में टकराव नहीं हो सकते। किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता जो है उसके अधिमान, जिस चीज़ों को वो चुन रहा है, संबंधित दो अवलोकनों, दो चीज़ का अवलोकन में दो चीज़ की तुलना करने में टकराव नहीं हो सकता। अगर उपभोक्ता ए बिंदु को चुन रहा है तो वो ए को ही चुनेगा, बी को चुन रहा है तो बी को ही चुनेगा, तो दो अवलोकनों में टकराव नहीं हो सकता। ये थी इनकी चार मान्यताएं। यह सिद्धांत बताता है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के संयोग को इसलिए खरीदेगा कि या तो वह इसको किसी अन्य संयोग की अपेक्षा अधिक पसंद करता है या दूसरे की अपेक्षा सस्ता है। बात समझ में आई? यह सिद्धांत यह बताता है कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के संयोग को इसलिए खरीदेगा कि या तो वह इसको अन्य संयोग की अपेक्षा अधिक पसंद करता है, या तो उसे अधिक पसंद है, या दूसरे की वस्तु की अपेक्षा ये सस्ती है, तभी वो उसे खरीदेगा। इसे हम आप लोग को चित्र के माध्यम से समझाते हैं, सैमुअल्सन का सिद्धांत। इसे हम आप लोग को पहले चित्र दिखाएंगे, चित्र के माध्यम से ही हम आप लोग को समझाएंगे कि ये कैसा सिद्धांत है। ये चित्र है उद्घाटित अधिमान सिद्धांत का, ये चित्र है उद्घाटित अधिमान बिंदु। वस्तु x है ये, और ये वस्तु y है। ये वस्तु x है और ये वस्तु y है। ये वस्तु y है। इसमें भिन्न भिन्न बिंदु हैं A, B, C, D, E, F, और ये कीमत है P, Q है वस्तु, ये सब बिंदु हैं। तो चित्र में x और y दो वस्तुओं की कीमतें दी गई हैं। x वस्तु की कीमतें और y वस्तु की कीमतें। x वस्तु है x वस्तु की कीमतें, और y वस्तु है y वस्तु की कीमतें। चित्र में x और y दो वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की आय दी हुई होने पर, उपभोक्ता जो है उसकी आय दी हुई होने पर पी क्यू उपभोक्ता की कीमत आय रेखा है। पी और क्यू जो है, ये पी है ये क्यू है, ये कीमत रेखा है, उपभोक्ता की कीमत आय रेखा है। इस प्रकार त्रिभुज, जो ये त्रिभुज बना हुआ है पी क्यू ओ, उपभोक्ता का चुनाव क्षेत्र है। इसके अंदर की जितनी वस्तुएं हैं वो चुनेगा। ये है पी क्यू ओ, ये तीनों त्रिभुज है जो उपभोक्ता का चुनाव क्षेत्र है, जो उसकी दी हुई कीमत आय पर x तथा y, जो उसकी दी हुई कीमत आय तथा पर x तथा y के विभिन्न संयोग को दर्शाता है। अर्थात उपभोक्ता त्रिभुज पी क्यू ओ, उपभोक्ता जो त्रिभुज है पी क्यू ओ में पी क्यू रेखा पर, पी और क्यू रेखा पर जो पी क्यू रेखा दी गई है ए एवं बी संयोगों तथा इस रेखा के नीचे स्थित सी डी, ऊपर रेखा पर है ए और बी संयोग तथा नीचे उसके अंदर में जो है स्थित त्रिभुज के अंदर में नीचे स्थित सी डी एवं बी संयोगों में से किसी एक का चुनाव कर सकता है। उपभोक्ता केवल एक ही चुनाव करेगा। यदि वह संयोग ए का चुनाव करता है तो वह बी की अपेक्षा प्रकटित अधिमानित है। वह बी की अपेक्षा प्रकटित अधिमानित है, यानी ऊंचे उदासीनता वक्र पर है। यदि वह ए का चुनाव करता है तो वह बी की अपेक्षा प्रकटित अधिमानित है। सी डी एवं ई ए और बी की अपेक्षा प्रकटहीन है। सी डी और ई जो है, जो ब्रैकेट के अंदर हैं, जो त्रिभुज के अंदर हैं, सी डी ई ए और बी की अपेक्षा
प्रकृतिहीन है, यानी उसके अंदर में है, यानी वो निम्न वस्तुएं हैं, उसे वो नहीं खरीदना चाहेगा। जितना कीमत वह देना चाहता है उसकी अपेक्षा वो निम्न वस्तुएं हैं, वो हीन वस्तुएं हैं, इसलिए वो नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि ये आय रेखा के नीचे हैं। अब समझ में आया? क्योंकि ये आय रेखा के नीचे हैं। उपभोक्ता एफ संयोग को इसलिए नहीं खरीद सकता। अब यहाँ जो एफ संयोग है उसको इसलिए नहीं खरीद सकता क्योंकि यह उसके बजट रेखा के ऊपर स्थित है। बजट से ज़्यादा जब रहेगा तो वह उसे नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि यह उसके बजट रेखा के ऊपर स्थित है। अब इस प्रकार स्पष्ट है कि सैमुअल्सन के उद्घाटित अधिमान सिद्धांत सबल क्रमबद्धता पर आधारित है। सबल यानी दृढ़ क्रमस्थापन पर, दृढ़ क्रमबद्धता पर। सैमुअल्सन का जो उद्घाटित अधिमान सिद्धांत है वो सबल क्रमबद्धता पर आधारित है, अर्थात उपभोक्ता का प्रकटित अधिमान क्रम विभिन्न क्रमों में निश्चित होता है। उपभोक्ता का जो प्रकटित अधिमान क्रम है वो विभिन्न क्रमों में निश्चित होता है। इसलिए जब एक उपभोक्ता किसी एक संयोग का चयन करेगा, वो किसी एक का चयन करेगा तो अन्य संयोगों की तुलना में वह उसके लिए अधिमान अवश्य उद्घाटित करेगा। अन्य संयोगों की तुलना में, इसलिए जब एक उपभोक्ता किसी एक संयोग का चयन करेगा, एक संयोग का चुनाव करेगा, तो वह अन्य संयोगों की तुलना में वह उसके लिए अधिमान अवश्य उद्घाटित करेगा, एक मानक अवश्य उद्घाटित करेगा। इसलिए सबल क्रमबद्धता की स्थिति में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता विभिन्न संयोगों के मध्य उदासीन नहीं हो सकता, यानी सबके बीच उदासीन नहीं होगा, वो केवल एक ही वस्तु का चुनाव करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।